नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन सैनी हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का। दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिट्टी का फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि हम मिट्टी के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि मिट्टी क्या होती है, तो इसके लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, यानी कि ये सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों, ये क्या करती है? ये वनस्पति को सपोर्ट करती है। ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये क्या करती है? ये वनस्पति को सपोर्ट करती है, और ये टॉप मोस्ट लेयर ही दोस्तों मिट्टी कहलाती है। जी हाँ, ये सबसे ऊपरी परत को ही हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यदि मिट्टी नहीं होगी तो वनस्पति का उत्पन्न होना भी मुश्किल होगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन की, कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का फॉर्मेशन होता है। मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तत्वों की, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की तथा विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है, वो है चट्टान। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यदि चट्टान नहीं होगी तो मिट्टी भी नहीं होगी। यदि चट्टान नहीं होगी तो मिट्टी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? चट्टान के फॉर्मेशन को समझना होगा। हम सभी ने वोल्केनो वाली प्रोसेस पढ़ी होगी। हम सभी ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो ज्वालामुखी है हमारे इंटीरियर से निकलता है। यह हमारी अर्थ क्रस्ट है, और इस अर्थ क्रस्ट पर अंदर से मैग्मा निकलता है, और वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, और बाहर आकर ठंडा होने के बाद में चट्टान का रूप ले लेता है। और दोस्तों, इस चट्टान से ही मिट्टी की उत्पत्ति होती है। लेकिन दोस्तों, यदि हम भारत के नक्शे को देखते हैं, यदि हम भारत के मैप को देखते हैं, तो हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई देती है, जैसे कि लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा। ये विभिन्न प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि एक ही प्रकार की चट्टान से इतनी सारी मिट्टियों का निर्माण तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चट्टानों की भी विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों, हमें मिट्टी की उत्पत्ति को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में भी समझना होगा। दोस्तों, अभी हम वोल्केनो वाली बात कर रहे थे, वोल्केनो के बारे में पढ़ रहे थे। वोल्केनो में क्या होता है? हमारी पृथ्वी के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आता है, और ये जो मैग्मा है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक मैग्मा होता है एसिडिक, यानी कि अम्लीय, और दूसरा मैग्मा होता है क्षारीय, यानी कि बेसिक मैग्मा। दोस्तों, ये जो अम्लीय मैग्मा है, इसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो 70% के लगभग होता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों? इसका कलर लाइट होता है, और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी कारण से इसका टेक्सचर भी गाढ़ा होता है। ये गाढ़ा होता है। बात करें बेसिक मैग्मा की, तो इसमें सिलिका का कंटेंट 40% के लगभग होता है। इस कारण से ये पतला भी होता है, और इसका रंग डार्क होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि इसमें मात्र 40% सिलिका होता है, और बाकी 60% अन्य मिनरल्स होते हैं। यही कारण है दोस्तों कि 60% अन्य मिनरल्स के कारण ही बेसिक लावा का कलर डार्क होता है, थोड़ा ब्लैकिश होता है।
ब्लैक कलर का होता है ये। अब दोस्तों यदि मैग्मा पतला होगा, यदि मैग्मा पतला होगा तो इसकी फ्लूइडिटी यानी कि इसका बहाव भी शीघ्रता से होगा, इसकी फ्लूइडिटी भी अधिक होगी। तो ये जो बेसिक मैग्मा है पृथ्वी के धरातल पर आसानी से आ जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें एसिडिक मैग्मा की, तो ये जो मैग्मा है ये गाढ़ा होता है, इस कारण से ये आसानी से पृथ्वी की क्रस्ट पर नहीं आ पाता है। ये पृथ्वी के अंदर ही जहाँ कहीं भी इसको जगह मिलती है वहाँ पर ये जहाँ कहीं भी इसको जगह मिलती है वहाँ पर ये सेट होने लग जाता है। अब बात करें क्षारीय यानी कि बेसिक मैग्मा की, तो ये जो मैग्मा है ये वातावरण के संपर्क में आ जाता है, इस कारण से ये ठंडा भी जल्दी से होता है। यदि ठंडा जल्दी होगा, यदि ठंडा शीघ्रता से होगा तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। जी हाँ, इस मैग्मा में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, इसमें रवे नहीं बनेंगे, ये रवेहीन होगा, ये बहुत बारीक रहेगा। रवेहीन मतलब ये बारीक रहेगा। दूसरी तरफ हम बात करें एसिडिक मैग्मा की, तो ये पृथ्वी के अंदर ही सेट होने लग जाता है, इस कारण से ये वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। इस कारण से क्या होगा, इसके अंदर क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, और क्रिस्टल्स बनेंगे यानी कि ये रवेदार होगा। ये जो एसिडिक मैग्मा से जो चट्टान बनेगी वो रवेदार बनेगी, और जो चट्टान बनेगी उसको हम जानेंगे ग्रेनाइट के नाम से। दूसरी तरफ जो बेसिक मैग्मा था, इससे जो चट्टान बनेगी वो बनेगी बेसाल्ट। एक बार वापस से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक मैग्मा की। एसिडिक मैग्मा में सिलिका का कंटेंट 70% के लगभग होता है, इस कारण से ये गाढ़ा भी होता है और इसका कलर लाइट भी होता है। इस कारण से दोस्तों ये बाहर नहीं आ पाता है और अंदर रहता है, इस कारण से क्या होता है, ये देर से ठंडा होता है, देर से ठंडा होता है। तो क्या होगा, इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे, और क्रिस्टल बनने के बाद ये काफ़ी कठोर हो जाएगा, और कठोर होने के बाद इससे चट्टान बनेगी ग्रेनाइट। क्रिस्टल्स मतलब रवे। आपने चीनी देखी होगी ना, शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उस प्रकार इसमें भी इस चट्टान में भी क्रिस्टल बनते हैं, इस कारण से ये चट्टान काफ़ी कठोर होती है। बात करें दूसरी तरफ बेसिक मैग्मा की, तो बेसिक मैग्मा में क्या होता है, सिलिका कंटेंट कम होता है, यानी कि 40% के लगभग होता है, इस कारण से ये मैग्मा पतला होता है और इसका कलर भी डार्क होता है। यदि ये पतला होता है तो इसकी फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होती है, और फ्लूइडिटी यदि ज़्यादा होगी तो ये पृथ्वी के धरातल पर आएगा, पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है, और ठंडा भी शीघ्रता से होगा, ठंडा भी शीघ्रता से होगा। यदि ठंडा शीघ्रता से होगा तो ठंडा यदि शीघ्रता से होगा तो इससे बनने वाली जो चट्टान है उसमें रवे नहीं होंगे, यानी कि चट्टान में वो चट्टान रवेहीन होगी, और जो चट्टान बनेगी उसको हम जानेंगे बेसाल्ट रॉक के नाम से। अब दोस्तों अभी हमने चट्टान बनाई है, चट्टान से भी मिट्टी नहीं बनाई है। मिट्टी बनाने के लिए हमें कुछ दूसरी परिस्थितियों की, कुछ दूसरे तत्वों की भी आवश्यकता होगी। जो दूसरा तत्व है मिट्टी के फॉर्मेशन में, उसका नाम है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। जी हाँ, जलवायु मिट्टी की उत्पत्ति में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो चलो जलवायु के बारे में समझ लेते हैं। अभी दोस्तों, अभी हमने पृथ्वी के ऊपर
दो प्रकार की चट्टान बनाई, पहली ग्रेनाइट और दूसरी बेसाल्ट। ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, इस पर ये चट्टानें हैं। अब इस चट्टानों को तोड़ने के लिए जो हथौड़ी का काम करती है, जो हथौड़ी का काम करेगी वो करेगी क्लाइमेट। जी हाँ, क्लाइमेट इन चट्टानों को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। क्लाइमेट के कारण क्या होता है, ये चट्टानें ठंडी होती है, फिर गर्म होती है। हमें पता है कि दिन में ये चट्टानें ठंडी हो जाती है और रात को वापस दिन में ये चट्टानें गर्म हो जाती है और रात को वापस से ठंडी हो जाती है। ये प्रोसेस है ना, ये लंबे समय तक चलती रहती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इन चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और ये इन चट्टानों में दरारें पड़ने लग जाती है। इसके बाद कई बार बारिश होती है, बारिश के कारण चट्टानें बारिश के कारण इनमें पानी भरता है। पानी भरने के बाद में इन चट्टानों के और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार क्लाइमेट चट्टानों को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी का काम करती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले कारक की तरफ। अगला जो कारक है मिट्टी के फॉर्मेशन में वो है टोपोग्राफी, यानी कि स्थलाकृति। जी हाँ, मिट्टी के फॉर्मेशन में स्थलाकृति का भी एक अहम योगदान है। स्थलाकृति की बात करें तो हम देखते हैं पृथ्वी पर दो तरह की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है पर्वतीय, जिसमें वो थोड़ी स्लोपी होती है, और एक होती है प्लेन। दो प्रकार की स्थलाकृति मैंने इस डायग्राम में बनाई है। एक तो है ढलान वाली और दूसरी है प्लेन वाली। दोस्तों आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि मिट्टी के फॉर्मेशन में कौन सी स्थलाकृति सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। प्लेन वाली स्थलाकृति सबसे ज़्यादा आदर्श रहेगी या फिर स्लोप वाली स्थिति ज़्यादा आदर्श रहेगी। दोस्तों मिट्टी के फॉर्मेशन में प्लेन वाले जो रीजन्स हैं, यानी कि जो मैदानी रीजन्स हैं, वो सबसे फेवरेबल होते हैं। इसके अपेक्षा जो ढलान वाले जो स्लोपी वाले एरिया होते हैं वो मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यदि मिट्टी का फॉर्मेशन भी होता है तो अपर्दन के माध्यम से वो सारी मिट्टी बहकर प्लेन वाले रीजन्स में चली जाती है। अब बात करें अगला जो कारक है मिट्टी की उत्पत्ति में, वो है ऑर्गेनिज्म यानी जैविक तत्व। आजकल दोस्तों हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक खेती के लिए काफ़ी बढ़ावा देती है। ऑर्गेनिक से मतलब ये है, ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक लेयर से मतलब ये है कि हमारी जो ये मिट्टी है इसमें चट्टानों के जो मिनरल्स होते हैं उसके अलावा भी कुछ तत्व होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो जंगल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद में वहाँ सड़ती गलती है। सड़ गलने के बाद में उसके अंदर वो एक जीवाश्म जैविक परत का डेवलपमेंट कर देती है, और इस जैविक परत का मिट्टी की उर्वरकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हम भारत की मिट्टियों की बात करें, भारत की जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं उनमें अधिकांश जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं उनमें ये जैविक जो तत्व है उसकी कमी रहती है। एकमात्र हम सुंदरवन डेल्टा की जो जमीन है, सुंदरवन डेल्टा की जो मृदा है उसको छोड़ दें, सुंदरवन डेल्टा की जो मार्शी सोइल है यानी कि जो दलदली मृदा है उसको हम छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी प्रकार की मृदा है उनमें जैविक तत्व की यानी कि ह्यूमस की, जैविक तत्व मतलब ह्यूमस की कमी रहती है, ह्यूमस की कमी रहती है। लेकिन जो मार्शी सोइल है इसमें ह्यूमस की पर्याप्तता रहती है।
मार्सी सोइल में ह्यूमस कंटेंट पर्याप्त रूप से पाया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारे मिट्टी की उत्पत्ति में जो कारक है, मिट्टी के फॉर्मेशन में जो सहायक कारक है, वो है टाइम। दोस्तों ये जो मिट्टी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई 1 साल में बनती है, 2 साल में बनती है। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है, 1 सेंटीमीटर की जो परत होती है, उसको बनने में लगभग 100 साल लगते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो मिट्टी है, इसको बनने में कितना समय लगा होगा। यदि हम बात करें मिट्टी के फॉर्मेशन की, तो मिट्टी के फॉर्मेशन में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए मिट्टी के फॉर्मेशन में टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। मिट्टी के फॉर्मेशन में हमें कौन कौन से तत्व चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें चट्टान। चट्टान के बाद हमें आवश्यकता होगी जलवायु की। इसके बाद हमें चाहिए स्थलाकृति। इसके बाद हमें ऑर्गेनिक लेयर यानी कि जैविक तत्व की आवश्यकता होगी। और लास्ट हमें चाहिए होगा टाइम। इन सभी कारकों के फलस्वरूप ही मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं उनके बारे में। अगले लेसन में हम भारत की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आदि विभिन्न प्रकार की जितनी भी मृदाएं हैं, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।